देखिए इधर ध्यान से, आज हम लोग बात करेंगे सिकंदर और चाणक्य के बारे में। बात स्टार्ट करने से पहले सिकंदर किसके समकालीन था ये बात मैं आपको बता दूं। सिकंदर राजा पोरस के समकालीन था। राजा पोरस सिकंदर से बहुत अधिक शक्तिशाली था, परंतु भारत का जो भी राजा हुआ वह दूसरे देशों का हमेशा सम्मान किया और कभी किसी बाहर के देश पर कभी कोई हमारे राजा आक्रमण नहीं किए। इसलिए भारत का जो सीमा में जो राजा हुए वो अपने ही सीमा तक रह गए और सिकंदर जैसा जो शासक था इसे विश्व विजेता महान सिकंदर कहा जाता है। यह लगभग पूरे एशिया माइनर को जीत चुका था। एक बार होता क्या है कि सिकंदर के हाथों से चाणक्य पकड़े जाते हैं। चाणक्य राजा पोरस के गुरु थे। राजा पोरस के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बेटा अशोक का। तो चाणक्य का जो समय है वह हम लोग इतिहास में राजा पोरस से शुरू करते हैं और अशोक तक जाते हैं। अशोक के बाद चाणक्य का कोई प्रमाण किसी किताब में नहीं मिलता है। संभवतः शायद उनकी मृत्यु हो चुकी हो, लेकिन फिर भी 4-5 पीढ़ी के राजाओं को चाणक्य ने देखा था। यानी चाणक्य का भी जो जीवन काल है वो काफी लंबा रहा होगा। अब यहाँ पर बात समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ एक बार। क्या हुआ कि सिकंदर जो है इसे विश्व विजेता कहा जाता है। ये जो शख्स आप यहाँ देख रहे हैं ये सिकंदर है, ठीक है, ये सिकंदर है और ये सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर है। अब यहाँ होता क्या है कि एक बार सिकंदर के हाथों चाणक्य पकड़े जाते हैं। सिकंदर धोखे से किसी तरह से चाणक्य को पकड़ लेता है और सिकंदर जिसको भी पकड़ता था उसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण मृत्युदंड देता था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह भैंस लोहे का बना है और इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भैंस का पेट ये कटा हुआ है और यहाँ पर एक दरवाजा है। इस दरवाजे से अंदर वह जिसको भी पकड़ता था उसको घुसा देता था अंदर यहाँ पर। और यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे, ये भैंस के नीचे यहाँ पर आग जला देता था, ढेर सारा आग जला देता था। आदमी जो भी इसके भैंस के अंदर था वो तड़प कर दम तोड़ता था और यहाँ पर ये जो भैंस का मुख है यहाँ से धुआं निकलता था। इतना क्रूर सजा सिकंदर देता था। अब होता क्या है कि चाणक्य एक बार सिकंदर के हाथों पकड़े जाते हैं। अब ये पकड़ कर लाता है, चाणक्य से पूछता है कि बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। चाणक्य कहते हैं कि भाई मैं आम आदमी हूँ, हमेशा इस भारत की मिट्टी के लिए हमेशा मैं भारत को एकजुट करने के लिए प्रयासरत रहा हूँ, तो मुझे एक बार झेलम में स्नान करने को दिया जाए अंतिम समय में। सिकंदर बोलता है बस ये अंतिम इच्छा है और सिकंदर जो है चाणक्य को स्नान करने के लिए छूट दे देता है। झेलम नदी में एक बहुत ही विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो अदाह होती है, जिसमें आग नहीं लगता। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर कहीं आग लगा हुआ है तो वहां पर अगर मिट्टी हम लोग डाल दें तो वो बुझ जाता है, आग बुझ जाएगा। तो चाणक्य उस विशेष प्रकार की अदाह मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर पूरा लगा लेते हैं और यहाँ इस भैंसनुमा आकृति में यहाँ पर ये चाणक्य प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ नीचे से आग जला दिया जाता है। जिस तरह से सिकंदर अपने शत्रुओं को सजा देता था, अब यहाँ आग जला दिया जाता है। चाणक्य चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अपने सांस को रोक लेते हैं। यहाँ से भैंस का मुंह से खूब धुआं फेंकता है। अब होता क्या है कि चाणक्य अपने सांस को रोककर चिल्लाना बंद कर देते हैं। सिकंदर को लगता है कि चाणक्य मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं और सिकंदर उनको बाहर निकालता है और वापस पोरस का हौसला तोड़ने के लिए यह सिकंदर बोलता है कि इस चाणक्य की लाश को ये भारत भिजवा दिया जाए, यानी राजा पोरस के पास भिजवा दिया जाए, जिससे अपने गुरु चाणक्य का लाश देखकर पोरस का हौसला टूट जाए। अब होता क्या है, सिकंदर के सैनिक ले जाते हैं
चाणक्य को रास्ते में चाणक्य उठते हैं और उठने के बाद उन सैनिकों से युद्ध करते हैं और फिर से वो पौरव राष्ट्र पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से चाणक्य अपने बुद्धि और विवेक से इस सिकंदर को भी मात दे देते हैं। और फिर से हम लोग आगे इतिहास में देखेंगे कि ये जो सिकंदर है यह पोरस के साथ युद्ध करता है। हालांकि सिकंदर और पोरस दोनों ही अगर एक योद्धा के रूप में देखा जाए तो सिकंदर और पोरस दोनों ही बहुत बेहतरीन योद्धा थे। सिकंदर भी बहुत बेहतरीन योद्धा था और राजा पोरस भी बहुत बेहतरीन योद्धा थे। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क यह था कि यह सिकंदर क्रूर शासक था, सिकंदर क्रूर शासक था और राजा पोरस क्रूर नहीं थे। राजा पोरस आम लोगों के हित की बात किया करते थे, लेकिन सिकंदर अपना सीमा विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। हालांकि सिकंदर और पोरस में दोनों में एक समानता थी कि वो दोनों ही अपनी माँ का बहुत कहना मानते थे। सिकंदर की जो माँ थी ओलंपिया, सिकंदर सिर्फ उसी का कहना मानता था और राजा पोरस की जो माँ थी, राजा पोरस भी उनका खूब कहना मानते थे। आप अगर ऐसे भी देखें, विश्व में जो भी बड़े लोग हुए हैं वो अपने माँ और पिता का बात हमेशा माने हैं। आप जिस भी बड़े किताब को पढ़ेंगे आपको उसमें यही पता चलेगा कि जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है वो अपने माँ और पिता का बात जरूर खूब बढ़िया से मानता था। तो ये दोनों में एक समानता थी राजा पोरस में और सिकंदर में कि दोनों अपने माँ का बात बहुत मानता था। और सिकंदर अपने राज्य का विस्तार, अपने सीमा का विस्तार करते रहा, जबकि भारत के जितने भी राजा हुए वह अपने सीमा का विस्तार नहीं किए, बल्कि अपने देश का तो सम्मान किए ही, साथ ही साथ वह दूसरे देशों का भी सम्मान करते थे। जैसे अगर हम लोग इतिहास के बारे में बात करें तो राजा पोरस के पिता का नाम था राजा बमनी और बमनी जो थे वो पौरव राष्ट्र के राजा थे, पौरव राष्ट्र के राजा थे। और तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ का जो एरिया था वहाँ का राजा था अम्भिराज। तो बीच में बहती थी झेलम। तो एक्चुअली होता क्या था कि झेलम को झेलम नदी में के रास्ते से जो व्यापार होता था उसके लिए इन दोनों राष्ट्र में, पौरव राष्ट्र और तक्षशिला, इन दोनों में एक कंपटीशन होता था। वो कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो सकता था, जैसे खेल कूद का या अपने योद्धा का प्रदर्शन या द्वंद्व युद्ध का प्रदर्शन। तो इस तरह से दोनों तक्षशिला और पौरव राष्ट्र में ये इस तरह का मतलब खेल का आयोजन किया जाता था। जो भी जीतता था उस राजा को, जो भी राजा जीतता था उस राजा को झेलम नदी पर नियंत्रण दे दिया जाता था। तो झेलम नदी पर नियंत्रण होने से बाहर से जो लोग व्यापार के लिए आते थे झेलम नदी के रास्ते, तो व्यापार इस राजा के देखरेख में होता था। तो वहाँ का उस राज्य का विकास होता था। जैसे अगर पौरव राष्ट्र के जो राजा थे, राजा बमनी, यदि उनके देखरेख में अगर ये चीज हो रहा है तो पौरव राष्ट्र का लोग ज्यादा खुशहाली से जीते थे। और सेम इसी तरह से तक्षशिला भी झेलम पर अधिकार करता था। लेकिन वहां से सबसे शुरू में अगर हम इतिहास देखें, जिस समय सिकंदर का जन्म भी नहीं हुआ था, अगर उस समय का बात करें तो एक डरायस नाम का व्यापारी भारत आया था और भारत को देख करके वो यहाँ पर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया और वो बोला कि किसी भी हाल में वो भारत पर राज करना चाहता है। तो इसके बाद फिर वो राजा बमनी से मिलता है और राजा बमनी को अपने फारस के बारे में बहुत सारा बात बताता है। लेकिन राजा बमनी जो है वो उसके बहकावे में नहीं आते हैं और उस डरायस को देश छोड़कर निकलने का हुक्म दे देते हैं। फिर वो डरायस चला जाता है तक्षशिला में, जहाँ की अम्भिराज राज करता था। अम्भिराज चूंकि पौरव राष्ट्र से नफरत करता था। भारत का हर राजा में यही डिफेक्टिव था कि वो अपने पड़ोसी राजाओं से बड़ा नफरत किया करता था और इसी का फायदा हर विदेशियों ने भारत से उठाया है। अगर सभी लोग मिल के रहते तो कभी ऐसा नहीं होता।
लेकिन हम लोगों पर फारस वाले लोग राज किए, अंग्रेज राज किए, डेनिश राज किया, स्वीडिश राज किया, बहुत लोग राज किया है। और उसका कारण बस ये है कि हमारे यहाँ के जो राजा थे वो अपने मित्रवत, यानी जो अपने मतलब पड़ोसी राजा है, हमेशा उसका बुराई चाहता था। अब होता क्या है यहाँ पर कि तक्षशिला का राजा भी जो अम्भिराज था वो पौरव राष्ट्र से घृणा किया करता था। तो डरायस वहां पर व्यापार करना शुरू तो कर देता है अम्भिराज के साथ तक्षशिला में, लेकिन डरायस अम्भिराज को बहका करके और बमनी का हत्या कराना चाहता है, जो कि पौरव राष्ट्र के राजा थे। बमनी का हत्या तो नहीं कर पाता है, लेकिन बमनी की जो पत्नी थी, पत्नी और बच्चा, जो कि आगे चल करके इतिहास में पोरस बनता है, राजा पोरस, इन लोगों को हत्या कराने में वो सफल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये हत्या वास्तव में होता नहीं है। ये लोग दस्यु लोक में चला जाता है लोग, और दस्यु लोक में जाने के बाद, मतलब दस्यु एक लुटेरा लोग का समूह था जो अक्सर राजा और उसकी धन को लूट करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। फिर 20-21 साल के बाद राजा पोरस अपने राज्य में लौटता है, फिर धीरे धीरे अपना राजा बन जाता है। और उधर दूसरे तरफ मैसेडोनिया में सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और इसकी माता का नाम ओलंपिया था। फिलिप भी जब वो आक्रमण करता है तो वहां से लोगों को हरा देता है और इसकी जो सिकंदर की माँ जो थी उससे जबरदस्ती शादी कर लेता है और उसको ले आता है मैसेडोनिया। इसके बाद फिर सिकंदर का जन्म होता है। सिकंदर की माँ जो ओलंपिया थी वो सिकंदर को बहुत ही क्रूर शासक बनाती है। सिकंदर बाद में अपने पिता फिलिप को मार देता है और मारने के बाद स्वयं अपना कार्यभार संभाल लेता है। और सिकंदर एक योग्य राजा था, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। सिकंदर एक योग्य राजा था, लेकिन क्रूरता को वो अपना प्रमुख स्थान दिया। जो भी शत्रु है उसके साथ वो क्रूरता से पेश आया। लेकिन ये चीज आपको भारत में देखने को नहीं मिलता था। भारत के जो भी राजा होते थे वो अपने शत्रुओं को अगर बहुत ज्यादा मतलब शत्रुता निभाते थे तो नाक कान पकड़ के काट करके छोड़ देते थे कि भाई जाओ तुम जीवन भर इस अपमान के साथ जियो। अगर आप भारत के राजाओं का पूरा इतिहास देखें तो चाहे वो राजा पोरस हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, इस तरह का जितना भी राजा हुए वो अपने शत्रुओं को जीवन दान दे देते थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया। वही मोहम्मद गौरी पलट कर फिर जो है 1191 में जीवन दान मिला, 92 में फिर उसको कैद करके लेके चला जाता है धोखे से। तो भारत के राजाओं में एक विशेषता थी कि भारत के जितने भी राजा हुए वो अपने शत्रुओं से अगर शत्रुता भी करते थे, युद्ध में हराते थे, और अगर वो व्यक्ति निहत्था हो जाए तो उसकी हत्या नहीं किया करते थे। लेकिन जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण के लिए समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में गौरी को बुरी तरह हरा देता है, धूल चटा देता है और क्षमा मांगता है। गौरी हाथ जोड़ के रोने लगता है कि हुजूर छोड़ दीजिए, माँ बाप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान निहत्थे पर वार नहीं करता है। भाई राजपूत आदमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा राजपूतों का, क्लियर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अगर गौरी को मार दिए होते तो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके नहीं ले गया होता। तो भारत के जो राजा थे वो एक दानवीर किस्म के राजा हुआ करते थे। लेकिन ये चीज, ये क्वालिटी, भारत के राजाओं में जो ये क्वालिटी था वो आपको किसी में देखने को नहीं मिलेगा। विदेशी शासक में चाहे वो सिकंदर हो, चाहे कोई भी हो, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे चाणक्य की बुद्धि और विवेक की के बारे में कि चाणक्य किस तरह से सिकंदर को मात दे देते हैं और सिकंदर के चंगुल से बच जाते हैं। वो सिकंदर जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, और ये सिकंदर कभी भी ये जिस शत्रु को भी अपना पकड़ा उसको दर्दनाक मौत ही दिया, लेकिन चाणक्य वहां से भी बचकर निकल जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में और बढ़िया से डिस्कस करेंगे, और उस क्लास में हम लोग समझेंगे
शुरू से लेकर के अंत तक राजा पोरस अगर आप भारत की कल्पना के बारे में बात करें ना, तो भारत की जो परिकल्पना थी ये राजा पोरस और चाणक्य की थी। राजा पोरस चाणक्य के शिष्य थे और चाणक्य भारत का ये जो परिकल्पना, भारत नहीं था, यह छोटे छोटे कबीला में छोटे छोटी देशी रियासतों में बटा हुआ था। अगर चाणक्य नहीं होते तो आज हम लोग भारत और भारत देश का बात नहीं करते। जैसे कि मैं पहले बता चुके कि तक्षशिला था, पौरव राष्ट्र था, इस तरह का छोटा छोटा भूखंड को लेकर के सभी राजा राज किया करते थे। लेकिन अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश का जो परिकल्पना था, भारत देश के बारे में जो सोचा गया कि भारत एक अखंड देश का निर्माण किया जाए, ये सोच सिर्फ चाणक्य और राजा पोरस की थी। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि चाणक्य किस तरह से भारत को एकजुट करने के लिए धनानंद के दरबार में जाते हैं मौर्य साम्राज्य में, और किस तरह से धनानंद उनका अपमान करता है और फिर उस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य उसके वैभव से, उसके महल से, उसके कुर्सी से निकाल फेंकते हैं और एक योग्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बैठने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा शासक नहीं था, लेकिन बिंदुसार उतना योग्य शासक नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के इतना। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य पूरे भारत का ख्याति बढ़ाने का काम शासक अशोक करता है, जिसे इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन सारा कुछ खूब बढ़िया से लिखेंगे, पढ़ेंगे, सारा कुछ को खूब बढ़िया से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, तो आप लोग बढ़िया से समझ ही गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।